नमस्ते। कल आप लोगों ने बेटा हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और आप लोगों ने धातुओं के साथ अभिक्रिया देखी थी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अगली अभिक्रिया है वो है बेटा अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। इसमें क्या है कि बेटा जब आप लोग हेलोएरिन मतलब आप लोग क्लोरोबेंजीन ले लो, यहाँ पर हेलोएरिन की जब क्रिया अर्थात इसका अपचयन आप लोग निकिल एल्यूमिनियम, क्या बेटा निकिल एल्यूमिनियम धातु की उपस्थिति में NaOH के साथ इसका अपचयन कराते हैं। क्षारीय माध्यम होता है निकिल एल्यूमिनियम के साथ अपचयन कराते हैं तो बेटा बेंजीन का निर्माण होगा। बेंजीन का मतलब यहाँ से तो H लेना और यहाँ से यहाँ से Cl लेना और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और इस H को यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो आपका ये क्या बन गया, बेंजीन प्लस क्या बाहर निकल गया बेटा Hc। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बेटा, ये आपका बेंजीन प्लस HCl। तो ये जो है बेटा अपचयन कहने का होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्या करोगे बेटा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया आप लोग निकिल एल्यूमिनियम क्षारीय माध्यम में उसका अपचयन कराओगे तो बेंजीन का निर्माण होता है। इसको बोलोगे आप लोग हेलोएरिन का अपचयन। तो ये है बेटा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन को अपन को जोड़ना होता है। तो हमेशा कई कंडीशन होती है कि इसके अंदर धातुओं की अधिकतर उपस्थिति होती है जिसके अंदर रिक्त डी कक्षक होते हैं, जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन्हीं की उपस्थिति होती है क्योंकि ये अपनी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और इनके अंदर डी कक्षक क्या होते हैं बेटा, रिक्त। और रिक्त होने के कारण हाइड्रोजन गैस आसानी से क्या हो जाती है, समायोजित हो जाती है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया, चौथी प्रकार की अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया हेलोएरिन की, और वो है बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो बेटा सबसे पहली बात तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहले कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखो कि आप लोगों ने जब एल्किल हैलाइड पढ़ा था तो एल्किल हैलाइड में ये था कि जब आप लोगों ने RX की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराई थी, ठीक है बेटा, जलीय KOH के साथ कराई तो -KX बाहर निकला और ROH का क्या हुआ बेटा, निर्माण हुआ। तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। अब यहाँ पर R के स्थान पर तृतीयक ले रहे हो तो वो SN1 अभिक्रिया होगी। यदि R के स्थान पर यदि आप लोग प्राथमिक एल्किल समूह ले रहे हो तो वो SN2 अभिक्रिया होती है। समझ में आ गई? तो अब इसको छोड़ो। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी क्या है बेटा, X है और ये है आपका हेलोएरिन। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, KOH के साथ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या जलीय NaOH के साथ क्रिया करानी है। तो अपन ने जलीय NaOH के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर ये NaX बाहर निकलेगा और OH को आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर जोड़ना है। अब बेटा कंडीशन ये है कि जब जोड़ दिया ना OH तो ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन ये अभिक्रिया सरलता से नहीं होती। सामान्य ताप पे तो अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। अब बात भाई क्यों नहीं होती, कारण तो प्रश्न यहाँ बनता है कि आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जाता है हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से क्यों नहीं देते। समझ में आई? तो बात यह है कि एल्किल हैलाइड तो देते हैं, एल्किल हैलाइड में कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन हैलाइड की बात करें तो वो भी अच्छी तरह देंगे, लेकिन सबसे कम अभिक्रियाशीलता हेलोएरिन प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो भाई प्रश्न क्या बना आपका, हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते क्यों, क्या बना प्रश्न? तो आप प्रश्न लिखेंगे भाई, यहाँ पर ये प्रश्न है हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते क्यों? ये एक प्रश्न है, ये एक साल छोड़ के एक साल बेटा बोर्ड में आता है। अब आप लोगों को हेलोएरिन के स्थान पर ये भी बोल सकता है कि भाई क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते क्यों, नहीं देता क्यों। समझ भाई पहली बात। अब प्रश्न है कि सबसे पहली बात है कि अपन जानते हैं कि बेटा प्रतिस्थापन ये है आपका हेलोएरिन, और हेलोएरिन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर X ले रहा हूँ बेटा, मैं क्या ले रहा हूँ, X का Cl ले लेते हैं अपन, Cl का एग्जाम्पल। यहाँ देखो बेटा इसके अंदर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर की बात करो तो अपन को मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पर Cl समूह क्या होता है +R प्रभाव, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैंने आपको कल ही अनुनाद में बताया था, इसके अंदर आप लोगों ने अनुनाद देखा तो ये आपका कौन सा आ गया बेटा, ऋणावेश। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, द्विबंध, और ये Cl 1 2 3 4 और ये प्लस। अब देखो बेटा
एकल बंध की तुलना में द्विबंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अपन जानते हैं बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात है कि C, यहाँ पर ये क्या है CCl, CCl बंध लंबाई का जो मान है, CCl बंध लंबाई का जो मान है वो होता है बेटा 1.77 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है CCl का, भले ही कोई दिक्कत नहीं। अब बात है कि यहाँ पर हेलोएरिन की बात करें तो हेलोएरिन के अंदर जो CCl बंध लंबाई का जो मान है वो है बेटा 160 एंगस्ट्रॉम या फिर 160 pm होता है। अब बात है कि बेटा बंध लंबाई घटी की बड़ी है, घट गई। अब घट गई तो कहने का मतलब है एकल बंध के अंदर द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, और द्विबंध के लक्षण आने के कारण ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भाई नाभिक स्नेही का मतलब है कि Cl माइनस तो बाहर जाए और माइनस वाला मतलब OH हो, CNO या कुछ भी हो, ऐसा समूह यहाँ पर जुड़े तो उसी को क्या बोलोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब है एक नाभिक स्नेही का किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है तो उसे क्या बोलोगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली बात तो यह है कि जब आप लोग हेलोएरिन में अनुनाद लगाओगे तो Cl समूह के क्या होता है बेटा -I प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर +R प्रभाव के कारण कार्बन Cl बंध है उस एकल बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, और द्विबंध के लक्षण आने के कारण हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते। पहला पार्ट आप क्या बताओगे, सीधा उत्तर हो गया अनुनाद घुमाना। अनुनाद आ गया, यहाँ कार्बन और क्लोरीन सिंगल बंध लंबाई का मान 1.77 एंगस्ट्रॉम या फिर आप 177 pm करोगे जिसको पिकोमीटर बोला जाएगा, ये बताओगे। फिर उसके बाद जब अनुनाद घुमाओगे तो आप अनुनाद का सिस्टम समझ में आ ही गए होगा आप लोगों के, घूमेगा अनुनाद। तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के मध्य द्विबंध के लक्षण आ गए, इस बंध का मान होगा, बंध लंबाई का मान होगा 1.60 एंगस्ट्रॉम या फिर 160 pm, जिसके कारण इस बंध की तुलना में ये बंध है ना, इसको तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते। समझ में आ गई बात। तो अब बात है कि भाई और कारण क्या, तो पहला कारण तो ये जिसको आप लोग अनुनाद के द्वारा क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि आप लोग हेलोएरिन में अनुनाद घुमाना। हेलोएरिन में जब अनुनाद घुमाओगे तो कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई बताना, और अनुनाद के कारण द्विबंध के लक्षण आ गए एकल बंध में, और एकल बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा कारण, सेकंड नंबर का कारण, अपन जानते हैं बेटा हेलोएरिन के अंदर ये जो Cl है 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या बोले -Cl के रूप में बाहर निकले। अब -Cl के रूप में जब बाहर निकल रहा है तो प्लस आवेश आया कि नहीं आया बेटा, यहाँ पे आया, तो ये बनेगा फेनिल कार्बोकैटायन, और प्लस क्या बाहर निकलना अपने Cl-, भाई क्या होगा विस्मांश विखंडन है, हेट्रोलाइसिस है, तो विस्मांश विखंडन होगा तो ये तो माइनस के रूप में बाहर निकल गया। अब मेरे को ये बता दो बेटा, यहाँ पर जो फेनिल कार्बोकैटायन है, फेनिल कार्बोकैटायन, अब बना हुआ फेनिल कार्बोकैटायन, अरे ये अनुनाद क्यों घूमेगा ये बता, इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। अब कहने का मतलब यहाँ रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हो फेनिल कार्बोकैटायन में किसी भी प्रकार का अनुनाद नहीं होता। अनुनाद नहीं होता तो स्टेबिलिटी कम है, स्थायित्व कम है। जब स्थायित्व कम है तो ये जो मध्यवर्ती बना है तुरंत Cl से क्रिया करेगा और वही हेलोएरिन बना लेगा। जब हेलोएरिन ही बना लेगा तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देगा। तो दूसरा एकदम सरल सा सस्ता सा कारण आप लोग बोलो, इस सवाल का उत्तर ये भी दे सकते हो, उस सवाल का आप वो भी उत्तर दे सकते हो। कहने का मतलब है हेलोएरिन का जो विस्मांश विखंडन कराते हो तो फेनिल कार्बोकैटायन बनेगा। फेनिल कार्बोकैटायन में अनुनाद नहीं होता, और अनुनाद नहीं होने के कारण हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बना ही दिया, और उसके बाद आप लोग ये बना दिया फेनिल कार्बोकैटायन, ये प्लस 1 2 3, और यहाँ पर लिख देना नो रेजोनेंस। क्या लिख दोगे, नो रेजोनेंस, मतलब कोई अनुनाद नहीं। जब कोई अनुनाद है ही नहीं तो यहाँ पर Cl- बेटा बाहर निकलेगा ही, और जब निकलेगा ही नहीं तो फेनिल यहाँ पर कार्बोकैटायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते। ठीक है, अब आपको मैं तीसरा कारण बताता हूँ इसके अंदर। पहला कारण आप लोगों ने देखा, अब यह है कि प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके मतलब है कि हेलोएरिन की तुलना में
हेलो एरिन की तुलना में Rx अर्थात एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रिया सरलता से देते हैं क्यों? समझ में आई? तो बात ये सुनो, हेलो एरिन की तुलना में एल्किल हैलाइड RCl बोल रहा हूँ, नाभिक स्नेही अभिक्रिया सरलता से, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से देते हैं क्यों? कारण यहाँ पर देखो कि यहाँ फेनिल समूह के +R प्रभाव के कारण, वही अनुनाद की बात कर रहा हूँ, प्रभाव के कारण यहाँ पर CCl बंध में जो एकल बंध है, एकल बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाता है। यहाँ पर क्या करोगे बेटा, CCl एकल बंध, एकल बंध में अनुनाद के कारण, किसके कारण बेटा? अनुनाद के कारण द्विबंध, द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। द्विबंध के लक्षण आ गए तो द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं होता। अरे भाई अनुनाद क्यों होगा? यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर बंध लंबाई है कितनी? 1.77 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ बंध लंबाई कितनी? 1.60 एंगस्ट्रॉम। मोटी सी बात वही है, समझ में आ गई? तो 3 कारण हो गया। पहला अनुनाद घुमा देना, दूसरा फेनिल कार्बोकैटायन के बारे में बता देना, और तीसरा आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, इस बंध की तुलना में इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए Cl का माइनस का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के द्वारा अर्थात नाभिक स्नेही के द्वारा नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते क्यों? अब विशेष परिस्थितियां आप लोग लगा दो। अब विशेष का मतलब है आपको उच्च ताप लगाना पड़ेगा और आपको उच्च दाब लगाना पड़ेगा, तो ही हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब नंबर 1 अभिक्रिया, नंबर 1 अभिक्रिया के अंदर अपन एनिलीन का निर्माण करा रहे हैं। ये अपन ने Cl ले लिया, प्लस अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया। जब क्लोरोबेंजन की क्रिया जब अमोनिया के साथ आप लोग कराओगे, उपस्थिति होगी बेटा Cu2O की, और लगभग टेम्परेचर होगा बेटा 775 केल्विन ताप। कितना? 775 केल्विन ताप। अब 775 केल्विन ताप ले रहे हो, अब और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा? उच्च दाब लेना पड़ेगा। 775 केल्विन ताप और उच्च दाब। अब उच्च दाब ले रहे हो तो यहाँ से हटाओ, क्या करना है आपको? एनिलीन बनाना है। एनिलीन बनाना है तो यहाँ पर आपका ये तो एनिलीन बना दो, प्लस क्या बाहर निकाल लो? H2O प्लस Cu2Cl2, 2 अणु ले लेना यहाँ पर। तो ये अभिक्रिया आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन टेम्परेचर कितना? लगभग 775 केल्विन, और दाब आपको उच्च करना पड़ेगा। और हाँ 475 केल्विन, 700 नहीं, 475 केल्विन और उच्च दाब करना पड़ेगा। किसका निर्माण होगा? एनिलीन का निर्माण होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन आप लोग वापस करा दो। किसके साथ? अपन किसका निर्माण करा रहे हैं? बेंजीन साइनाइड का। और बेंजीन साइनाइड के लिए अभिक्रिया आप लोग CuCN KCN के साथ भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर KCN के साथ भी अभिक्रिया हो जाती है, और आपकी किताब के अंदर CuCN के साथ है। किसके साथ है? CuCN के साथ अभिक्रिया है। वही टेम्परेचर यहाँ पर भी बेटा 475 केल्विन है और उच्च दाब है। वही 2 अणु ले लो, वहाँ के हिसाब से Cu2Cl2 बाहर निकाल दो, यहाँ के हिसाब से KCl बाहर निकाल दो। ये दोनों अभिक्रिया हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। KCl ले लिया और CuCl ले लिया। तो अब आप लोग यहाँ करा रहे हो, क्या बना बेटा? ये आपका बनेगा Cn प्लस Cu2Cl2। तो नाम क्या हो गया इसका? बेंजीन साइनाइड बोलोगे या बेंजीन प्लस नाइट्राइल। Cn समूह के लिए अनुलग्न आप लोग नाइट्राइल लगाते हैं तो उसका नाम है बेंजीन प्लस नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है, ये 2 अभिक्रिया ये रही। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया। आप देख सकते हो उच्च दाब चाहिए, उच्च ताप चाहिए तो ही अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट ये है कि कल आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपन जानते हैं हेलो एरिन ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है, अर्थात आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जाए? ऑर्थो पैरा पे जाओ। यदि अपन ऑर्थो पैरा स्थिति पर, हेलो एरिन की ऑर्थो पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का मतलब कोई -I प्रभाव वाला समूह, -I प्रभाव वाले समूह और -I प्रभाव वाले समूह के अंदर मुख्य रूप से NO2, CN, CHO, COOH,
आदि को यदि अपन लगा दे तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या करेगा बेटा, कमी करेगा। जब कमी करेगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सरलता उत्पन्न होगी। देखो बेटा सुनो, अपन ने क्या किया कि ऑर्थो पैरा पोजीशन के अंदर ऑर्थो पैरा यहाँ पर अपने एक NO2 समूह को जोड़ा। देखो बेटा आप सुनो, मेन बात जो सुनने की है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अपन जानते ऋणावेश यहाँ आएगा, ऋणात्मक घुमाओगे तब ऋणावेश यहाँ आएगा और ऋणावेश यहाँ आएगा, सही है। अब ये ऋणावेश यहाँ आया तो इसके बाद सुनो, मैं यहाँ की थोड़ी, अब ये तो आप लोग घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि भाई साहब ये इधर गया पाई बंद बाहर निकला ऋणावेश, ये अंदर गया पाई बंद बाहर निकला या ऋणावेश, ये अंदर गया फिर ऋणावेश यहाँ आ गया, ठीक है। अब कंडीशन में इसकी बताता हूँ, इसकी मैं थोड़ी सी खोल देता हूँ फोटो। ये तो आपका द्विबंध है, समझ में आ गई बात। फिर अपन ने ये Cl ले लिया, 1 2 3 4 और अपने ये प्लस लगाओगे, यहाँ पर पाई बंद आएगा ही बेटा और यहाँ पर पाई बंद आएगा, आ गया। अब कंडीशन ये वाली बना रहा हूँ मैंने, ऋणावेश यहाँ लगा दिया, ये आपका ऋणावेश है और ये N, ये द्विबंध और ये O, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 होते, ये कंडीशन है नाइट्रो समूह की। अब बेटा सुनो, ये बंद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर ये वाला बंद कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो थोड़ी सी मत कहने का मतलब कोई चीज़ बिजी हो जाता है, कोई भी चीज़ कहना, मैंने आपको बताया था लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हो, एकदम से सीधा भाग रहे हैं और रास्ते में कई जगह है कि मैं यूँ भागा फिर इस कमरे के इस गेट में घुस गया, उसमें घुस गया और मेरे को तुम लोग पकड़ रहे हो, मारोगे। अरे मैंने यहाँ गेट में घुसा फिर उस गेट में और एकदम सीधा जा रहा हूँ, सीधा तो तुरंत पकड़ोगे मार दोगे, लेकिन जब मैं इस गेट में घुसा फिर उसमें घुसा तो मैं कम से कम थोड़े समय तक जीऊँगा और ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इस Cl को आसानी से क्या कर देगा, प्रतिस्थापन। जब प्रतिस्थापन हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि -I प्रभाव वाले समूह यदि आप लोग इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर फिट कर दो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से क्या होगी बेटा, संपन्न होगी। तो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, बिल्कुल सरल सा काम है और उस टेम्परेचर से ही आप लोग समझ जाओगे। देखो यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन प्लस अपने OH माइनस, OH माइनस नाभिक स्नेही आप NaOH से ले सकते हो, KS से ले सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट से ले सकते हो। तो अपना यहाँ पर NaHCO3 आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यदि आप लोगों ने कुछ भी करवा रहे हो ना तो अभी हाल फिलहाल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली बेटा, क्या ना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, सामान्य कंडीशन है ही नहीं आपको। अब क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2, आपको बेटा इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या बैठा देना है, एक NO2 समूह बैठा देना है। बैठा दिया तो क्रियाशीलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, OH माइनस। अब यहाँ पर आपकी किताब के अंदर जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर लगभग कितना, 400 पीछे 400 केल्विन। अब ये 400 केल्विन साथ में उच्च दाब हो गया तो यहाँ Cl को हटा दो, OH को जोड़ दो, ठीक है। कंडीशन ये देखो, ये आ जाओ, ये आपका OH जुड़ा और ये आपका NO2 जुड़ा, प्लस क्या बाहर निकल गया, प्लस करके Cl माइनस के रूप में बाहर निकाल देना। ये तो बेटा एक कंडीशन। अब आप लोगों को क्या करना है, सुनो, टेम्परेचर कहने का मतलब अब आपको एक समूह और बिठा देना है। अब बिठाने का मतलब आप अगली विक्रिया देख सकते हो बेटा, ऊपर वाले को मैं मिटा रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ऊपर सेकंड के हिसाब से आप आपको क्या करोगे, थर्ड को देखोगे। थर्ड में देखो बेटा, थर्ड में ये थर्ड वाला हो गया। अब थर्ड में क्या करना बेटा, एक समूह को और जोड़ दीजिए आप, एक NO2 ऑर्थो पर, ये एक NO2 कैसे में जोड़ दिया। फिर आप लोग क्रिया कराओगे वही OH माइनस नाभिक स्नेही और यहाँ सोडियम बाई कार्बोनेट, टेम्परेचर 370 केल्विन। देखो टेम्परेचर घटा कि नहीं घटा, जब घटा क्या हटाओगे, Cl को हटा देना, OH को जोड़ देना। ये NO2 को छेड़ना नहीं है, इस NO2 को छोड़ना नहीं है, प्लस Cl माइनस बाहर निकाल हाई कंडीशन। अब क्या करना है, अब इसकी एक और तो और रह रही है, अभी रह रही है। अब वेरी का मतलब है कि थर्ड नंबर की यदि रिएक्शन करना चाहे, फोर्थ नंबर की, तो मैं सेकंड वाले को ही आप चेंज कर रहा हूँ। सेकंड वाले को मैंने फोर्थ कर दिया। फिर अपन ने क्या किया बेटा, NO2 और ये NO2 हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य ताप पे, मतलब
273 भी हो जाती है क्रिया, लेकिन अपनी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 300 केल्विन। और 300 केल्विन भी मैं समझता हूँ रूम टेम्परेचर ही समझो यार, अपना तो भारत देश में तो 298 के बाद 2 डिग्री सेल्सियस 25 + 27 क्या फर्क पड़ रहा है। और अपना तो इस टाइम पे तो और ज़्यादा चल रहा है, 42-43 चल रहा है, तो मामला गड़बड़। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन हुआ और ये बन गया आपका पिक्रिक अम्ल। क्या बन गया बेटा, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 2 3 4 5 6 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। एक प्रश्न बनता है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बताता हूं थोड़ा सा। पिक्रिक अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, खाए कार्बोक्सिलिक समूह, फिर भी एक अम्ल है, क्यों? छोड़ो, अम्ल का मतलब होता है कि यहां पर जो प्रश्न क्या बना, पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है। पिक्रिक अम्ल में क्या नहीं है, कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, फिर भी ये अम्ल है, क्यों? ये आपका पिक्रिक अम्ल NO2, ये NO2 और ये NO2। अम्ल की अम्लीयता की बात कर रहे हो तो बेटा जब विलयन के अंदर ये H+ देगा तो ही तो अम्लीय होगा। भाई क्या होगा, ये अपने यहाँ लिया, यहाँ 1 2 3 4, ये बंद तो इसके ऊपर ही छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये माइनस NO2, ये NO2 और ये NO2 + H+। हो गया। अब सुनो बेटा, ये ऋणावेश है, द्विबंध आएगा, फिर यहाँ आएगा ऋणावेश, फिर जाएगा गली में, फिर आ गया यहाँ, फिर गली में जाएगा, फिर आ गया यहाँ, फिर गली में जाएगा। अरे भैया बिजी हो गया ना मामला, तो ऋणावेश यहाँ तुरंत पहुँचा नहीं, जब तुरंत नहीं पहुँचा H+ पुनर्मिलन संभावना घट गई, अम्लीयता बढ़ गई। तो कारण यही है कि यहाँ पर एक आयन बढ़ता है, यहाँ NO2 समूह को हटा दो तो फिनॉल का जब आयन कराते हैं तो बनने वाली जो स्पीशीज होती है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन के अंदर अनुनाद द्वारा वो स्थायित्व प्राप्त करेगा, जिसके कारण पिक्रिक अम्ल क्या होता है बेटा, अम्लीय प्रकृति का होता है। हाँ बेटा, अब आप लोगों को जो हेलोएरिन है, एल्किल हैलाइड है और बेंजिलिक हैलाइड है, उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम आपको देखना है। सबसे पहली बात है बेटा हेलोएरिन, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से नहीं देते। अब नहीं देते तो उसकी तुलना में जो अधिक देंगे वो देंगे बेटा RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की तुलना में बेटा जो बेंजिलिक हैलाइड है ना CH2X, ये अधिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। और मुख्य रूप से ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है वो है बेटा SN1 अभिक्रिया। कौन सी है? अब भैया आप समझ में आता है गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों दे रहा है, इसके बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हो, जिसके अंदर आप लोगों ने SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया पढ़ी थी। यहाँ पर भी आप लोगों ने जब SN1 अभिक्रिया पढ़ी थी तो उस कंडीशन में आपने 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया था, है? तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में RX का विषमांश विखंडन होता है और कार्बोकैटायन बनता है, ये पद उत्क्रमणीय होता है, साथ में प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में, और धीमा पद होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसको गति निर्धारक पद बोला जाता है। अब यहाँ 3 डिग्री समझ में आ रहा है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर तो जो कार्बोकैटायन बना उसका स्थायित्व नहीं है भैया, फेनिल कार्बोकैटायन। अब बात है कि ये क्यों दे रहा है, अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि जब आप लोग इसका विषमांश विखंडन कराओगे, जब विषमांश विखंडन कराया, हेट्रोलाइसिस इसकी आप लोगों ने कराई, तो आपका बना बेटा क्या भाई 1 2 3 4 5 6 है, ये बंद लेके जाएगा, पूरा का पूरा लेके जाएगा, तो आपका कौन सा यौगिक बना CH2 प्लस X माइनस, और 6 बिंदियाँ आप लोग लगा दें। अब बात है कि ये क्या बना, इसका नाम है बेंजिल, क्या नाम है बेटा इसका, बेंजिल कार्बोकैटायन। अब साहब बेंजिल कार्बोकैटायन बना तो ये बेटा स्थायित्व प्राप्त करेगा, कैसे करेगा, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करेगा। जब अनुनाद के द्वारा का अपन देखें तो अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेंजिलिक हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक हो, कहने का मतलब इससे जो बनेगा उत्पाद वो सबसे उच्च कोटि का बनेगा। यहाँ पर तो देती नहीं, ना के बराबर मान के चलो, यहाँ पर तो आपको उच्च दाब और उच्च ताप लगाना पड़ेगा, ये कंडीशन सही है। तो अब क्यों देती है, मैंने कहने का आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है
कि बेंजिलिक हैलाइड जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शीघ्रता से देते हैं। क्यों? तो अब आपका क्या बना, फेनिल कार्बोकैटायन। तो फेनिल कार्बोकैटायन क्या करेगा बेटा, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करेगा। CH2 क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब यहाँ पर प्लस तो कहना कौन सा प्रभाव बेटा, -R प्रभाव। कौन सा, ऊपर जाएगा ये वाला बंद हो गया। अब जाएगा तो कंडीशन देखो, प्लस कहाँ पहुंचा बेटा, द्विबंध और क्या कर दिया, ये लगा दिया, ये पाई बंद अंदर गया, प्लस पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पर ये प्लस आ गया, ये द्विबंध CH2 हो गया। ये वाला पाई बंद कहाँ आ गया, यहाँ। अगला स्ट्रक्चर क्या बनी, अगली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो तो ये और यहाँ पर द्विबंध CH2। अब ये बंद यहाँ पे और वापस आपका ये क्या हो गया बेटा, अनुनाद खत्म हो गया। तो CH2 आंशिक धनावेश आंशिक धनावेश आंशिक धनावेश, और ये है बेटा इसकी अनुनादी संकर अवस्था। तो मोटी सी बात है, अनुनाद द्वारा अपना स्थायित्व क्या करेगा बेटा, तो ये अनुनाद द्वारा अपना स्थायित्व क्या करेगा, प्राप्त करेगा। और प्राप्त करने के कारण बेंजिलिक या बेंजिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से देते हैं। उसकी तुलना में कम सरलता से कौन देगा, एल्किल हैलाइड, और सबसे कम हेलोएरिन। ठीक है, तो ये कंडीशन थी बेटा आप लोगों की। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लेना कि हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला टॉपिक आपका बेटा खत्म हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अगला कि आप लोग फ्रियोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है और महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर अगला है, इसके बारे में टिप्पणी पूछी जा सकती है। टिप्पणी ने पहला है आप लोगों का DDT। अब DDT का मतलब यहाँ पर IUPAC नाम के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले P, P' डाइक्लोरो, क्या लिखोगे बेटा, P, P' डाइक्लोरो। तो एक D से तो डाइक्लोरो बन गया, दूसरी D से बनेगा बेटा डाइफेनिल। क्या बनेगा, डाइफेनिल। और T से जो बनता है वो T से बनेगा बेटा ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसका पूरा नाम है। P, P' पैरा पोजिशन पे है ये क्लोरो समूह, तो P, P' डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो बेटा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, हेलोफार्म अभिक्रिया के अंदर क्लोरल, और क्लोरल का सूत्र आप जानते हो कि यहाँ पर पहली बात है कि आपको क्या कराना है, अभिक्रिया करानी है किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के बेटा आपको 2 अणु लेने हैं। क्या लेना है, ये H निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन के कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, जिसको मैंने इस प्रकार से ऊपर नीचे रख दिया। ये आपका एक H को मैं निकाल रहा हूँ और ये सी है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लोगे, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लोगे, इसकी अभिक्रिया आप लोग किसके साथ कराओगे, क्लोरल के साथ। और क्लोरल का सूत्र अपन जानते हैं CCl3, क्या करोगे CCl3, और ये C द्विबंध और ये H, क्या है बेटा ये क्लोरल। और क्लोरल की अभिक्रिया आपको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके करानी है, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। अब यहाँ देखो, यहाँ से तो बेटा H लेना, एक H यहाँ से लेना, पैरा पोजीशन के लेना है, मैंने PP' लिखा है इसको। फिर यहाँ से आपको O ले लेना, क्या बाहर निकल गया, जल का अणु बाहर निकल गया, -H2O। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है। ये एक प्रबल कीटनाशी पदार्थ है। क्या है बेटा, प्रबल कीटनाशी। इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाइफस वगैरह, डेंगू और मलेरिया जब फैला था, महामारी थी, ये भी आज जैसे महामारी कोरोना चल रहा है, इसी प्रकार की महामारी सन 1945 के बाद आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे संसार में। तो इस पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आप लोग पहले कह सकते हैं कि नालियों में छिड़काव होती थी दवाई का, तो वो था बेटा DDT पाउडर, जिसके अंदर मुख्य रूप से ये कीटनाशी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नहीं है। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जोड़ना है ये Cl, इस प्रकार से जोड़ोगे, इनको हाथ जैसा है वैसे के वैसे रहना देना इनको, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से आप लोग जोड़ोगे, ये Cl को अपने यहाँ जोड़ा। अब देखो, इसको थोड़ा सा यूँ पलट दो। पलटने का मतलब
एक बंद तो ये रहा और एक बंद ये रहा, तो ये द्विबंध दिख रहा है, C यहाँ लगाना और मैं H को यहाँ लगा रहा हूँ। अरे ये दिख रहा है H, ये वाला H। अब यार इस C को लो, अब इस C को लगाओगे तो ये एक Cl, ये दूसरा Cl और ये तीसरा Cl हो गया। अब नाम देखो क्या है, एक Cl दूसरा Cl, तो बोला कौन सी पोजीशन है ये, पैरा, P, डैश डाई क्लोरो 1 2, 2 बल है 1 2 डाई फेनिल, 3 Cl 1 2 3 ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन, 1 और 1 2 और 2 कार्बन को H प्लस सिंगल बंदे तो एन, तो नाम क्या हो गया, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो, 1 2 3 Cl है ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथेन, तो नाम हो गया DDT, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। और ये इसका इस्तेमाल जो किया जाता है प्रबल कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अब प्रबल कीटनाशी की बात है कि बेटा सबसे पहली बात है कि अपने अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने गिद्ध के बारे में जानते हो, वल्चर गिद्ध जिसको गिरजड़ा बोलते हैं सामान्य भाषा में, बोलते कि नहीं बोलते। अब आप लोगों को अपने आसपास के एरिया में कहाँ गिद्ध दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, कारण कि DDT का इस्तेमाल जब किया गया था तो बेटा DDT मुख्य रूप से अपनी जो वसा संग्रहित करने वाली कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को एडिपोस कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एडिपोस। और इन एडिपोस कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, DDT जो पाउडर है ये अपनी खाद्य श्रृंखला में पहुंच गया। कैसे पहुंचा भाई, किसानों ने क्या किया, कीटनाशी कीटों को मारने के लिए उसका छिड़काव किया तो वो जो कम से कम उसका 20 से 30% भाग जो है पेड़ पौधों में पहुंच गया, पेड़ पौधों से मवेशियों में पहुंच गया है। जब मवेशियों की मृत्यु हुई, मवेशी में कहाँ वो संग्रहित हो गया, बाहर नहीं निकला, संग्रहित किस में हुआ, एडिपोस कोशिका, जो चर्बी वाली कोशिकाएं होती है, सब चर्बी को संग्रहित करते उन कोशिकाओं में ये इकट्ठा हो गया। जब इकट्ठा हो गया तो ये भाई अपना जो मवेशियों मरा, और मरने के बाद उसको अपन भारी तो फेंकते, गाड़ते थोड़ी, जड़ाते थोड़ी नहीं, तो क्या करता, जो गिद्ध वगैरह ना उसको क्या किया, भोजन के रूप में उसको ग्रहण किया तो धीरे धीरे उनकी प्रजनन क्षमता में क्या हो गई बेटा, कमी। जब प्रजनन क्षमता में कमी हुई तो धीरे धीरे गिद्ध क्या हो गए बेटा, विलुप्त हो गए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी है। हालांकि कोई भी रसायन ऐसा नहीं है दुनिया का कि हमारे लिए लाभदायक हो, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। बताइए, कुछ बहुत ppm मात्रा में हो लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अपने आप समझ में आ गया कि भाई DDT क्या है, एक